और उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है। बहुमत हासिल कर लिया है बीजेपी ने विधानसभा में, और साथ ही 20 सांसद ओडिशा इस बार लोकसभा को बीजेपी के लिए भेज रहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि क्या नवीन पटनायक के युग का अंत हो गया है, हमारे साथ है उड़ीसा से वरिष्ठ जर्नलिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार अक्षय कुमार साहू। अक्षय जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जो मेरा पहला सवाल तो यही है, जो तरह से मैंडेट मिला है बीजेपी को ओडिशा से, क्या ये माना जाए कि नवीन पटनायक के युग का अंत हो चुका है वहां पर? बिल्कुल, हम सोच सकते हैं क्योंकि नवीन पटनायक का जो इलस्ट्रियस कैरियर था, 25 इयर्स इन सर्विस इन द सीएमओ, अभी तो खत्म हो गया है। तो उसका ऐसा ही एक अंत आने का कोई कभी कल्पना नहीं किए थे। तो बिजू जनता दल ने इसे सोच रहे थे क्योंकि इस बार वो 117 सीट लेके आएंगे, लेकिन वो दे फिनिश्ड विथ ओनली 51 सीट्स। तो उसका बहुत कुछ रीजन से पहला रीजन ये है क्योंकि जो बीजू अगर हम जनता दल चार वो रीजंस या चार वो वजह गिनाए जिसकी वजह से बीजू जनता दल की इस तरह की हार हुई है और बीजेपी का उदय हुआ है वहां ओडिशा की जमीन पर, वो चार वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, पहले तो हम एक जो वजह है वो है जो बीजू जनता दल हैज लॉस्ट इट्स कैरेक्टर एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी। एक गणतांत्रिक एक पॉलिटिकल पार्टी में आपको आपका इनर डेमोक्रेसी, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होना चाहिए। वो इनर डेमोक्रेसी, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बीजू जनता दल में नहीं है। जब बीजू जनता दल फॉर्म हुआ था 1997 को, उस समय कुछ डेमोक्रेट्स ने जो बीजू पटनायक का सहयोगी थे वो पार्टी फॉर्म किए थे। लेकिन नवीन पटनायक ने क्या किया, वो एक एक के बाद एक डेमोक्रेटिक वॉइसेस को साइलेंट कर दिए। तो वो कुछ ब्यूरोक्रेट के ऊपर बिल्कुल ऐसे निर्भर करके वो पार्टी चलाते थे। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ अपना टीम लेकर मैदान में उतरे, तो यहाँ कोई डेमोक्रेटिक वॉइस नहीं थे उनको सामना करने के लिए। जो आदमी सामने आया वो एक ब्यूरोक्रेट है, एक ब्यूरोक्रेट जो कुछ दिन पहले अपनी नौकरी छोड़े और बीजू जनता दल में ज्वाइन किए। तो आप ये कह रहे हैं कि पहली वजह ये रही कि बीजू जनता दल के अंदर जिस तरह से पार्टी चल रही थी कई सालों से, वो ब्यूरोक्रेट्स चला रहे थे, नॉन पॉलिटिकल लीडर्स, नॉन पॉलिटिकल वर्कर्स चला रहे थे, ये रही पहली वजह उसकी। बिल्कुल, डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज दे आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप। और पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल एलिमेंट्स नहीं रहेंगे तो पार्टी कैसे सर्वाइव करेगा? पॉलिटिकल पार्टी में कुछ आइडियोलॉजी नहीं रहेगा तो कैसे पार्टी सर्वाइव करेगा? आइडियोलॉजी इज लाइक ब्लड ऑफ ए बॉडी। तो जो यहाँ देखिए, बीजू जनता दल 3-4 जब वो शुरू किया गया था, और बीजू जनता दल के जब जन्म हुआ था, पहले उन लोगों का आइडियोलॉजी था यहाँ का जो आंचलिक समस्या को हम देश के सामने रखेंगे, केंद्र सरकार के सामने रखेंगे, वो आंचलिक समस्या को हल करेंगे। लेकिन वो सब कुछ भूल गए। यहाँ जो जितने सारे लीडर्स थे वो सब अपने अपने जो बिजनेस धंधा सब शुरू किए हैं। तो that led to a huge scam, mining scam in Odisha, which is to the tune of 9 lakh crore. Which also led to, आप कह रहे हैं कि लॉट ऑफ करप्शन। अब जब ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में सत्ता आई है और बीजू जनता दल चलाने की जिम्मेदारी आई, तो उससे करप्शन को भी बढ़ावा मिला, और जिससे वोटर है उसको ये समझ में आने लगा कि इन ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ से हटाना है, इस पॉलिटिकल स्पेस से हटाना है। बिल्कुल। तो देखिए, आप पहले देखिए, जब पहले जब नवीन पटनायक 2000 में सत्ता में पहले बार आए, तो उस समय कुछ डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स थे। लेकिन 2000 के बाद वो सिस्टमेटिकली न्यूट्रलाइज किए, डेसिमेट किए सब जितने सारे डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स थे। तो बाय 2011 ऑलमोस्ट ऑल द फाउंडर मेंबर्स ऑफ बीजू जनता दल दे वर साइलेंट, सबको निकाल दिए पार्टी से। और अभी जो पांड्यन वी कार्तिकेयन पांड्यन, तमिलनाडु बॉर्न आईएएस ऑफिसर, ही मैनेज्ड दिस शो। वो बिल्कुल तो ऐसे में क्या जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया बाहरी वर्सेस उड़िया का,
वो रेजोनेट किया वोटर्स में जब वीके पांड्यन के हाथ में पार्टी की कमान आ गई थी? हाँ, हम वही बात बोल रहे हैं। 2011 को वो आगे आपका चीफ मिनिस्टर ऑफिस को आगे पहले चीफ मिनिस्टर का वो पर्सनल सेक्रेटरी बने। बाद में उनको और पावर देने के लिए और एक असंवैधानिक एक विभाग को फॉर्म किया गया, जिसको 5T बोलते हैं। और 5T का मतलब है टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम, ऐसे करके एक बनाया, एक जी। असंवैधानिक डिपार्टमेंट बनाए। और एक डिपार्टमेंट बनाने के लिए आपको एक कोड चाहिए, एजी का कोड, ऑडिटर जनरल का। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया गया, फिर भी एक डिपार्टमेंट शुरू कर दिए। और डिपार्टमेंट का काम था तो और जितने सारे 40 आसपास जो डिपार्टमेंट्स है उन वो डिपार्टमेंट्स का काम को तदारक करने का। तो दैट पीपल थॉट दैट नवीन पटनायक हैड क्रिएटेड दिस डिपार्टमेंट टू गिव पावर जी। टू बीके पांड्यन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तो और जो जितने सारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो ब्यूरोक्रेट्स सोचे जे हमारा डिपार्टमेंट में दखल अंदाज कर रहे हैं, ही इज जस्ट इंटरफेयरिंग इन आवर डिपार्टमेंट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स के लोगों का मन में भी कुछ ऐसे कुछ अच्छा सोच नहीं था वीके पांड्यन की तरफ से। और जो हम्म। मंत्री थे, वो मंत्री भी काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो जितने सारे फाइल चल रहा था सेक्रेटेरिएट में, बिना आपका विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ बीके पांड्यन, नो फाइल वाज बीइंग तो आप क्लियर। ये कह रहे हैं कि सरकार का हर फैसला वीके पंड्यन के जरिए होकर जाता था, वीके पंड्यन ही अंतिम फैसला ले रहे थे, ना कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। बिल्कुल। तीसरी वजह जो मुद्दा उठाया, हम आगे बढ़ते हैं अगली वजह पर। रत्न भंडार को लेकर, चार द्वार को लेकर बीजेपी लगातार अपने दावे कर रही कि अगर उनकी सरकार, प्रचार के दौरान कहती रही कि उनकी सरकार बनी तो रत्न भंडार को वो खोलेगी, कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी, पब्लिक करेगी, और साथ ही जो चार द्वार है जिसमें से अभी एक ही द्वार खुला हुआ है मंदिर का, वो 6 दिनों में खोल देगी। तो क्या ये भी एक अपील रही वो वोटर्स के? हाँ, वो तो एक बड़ा रीजन था। देखिए, महाप्रभु जगन्नाथ का 4 द्वार है, जिसमें आप जिस द्वार से भक्त जनों जाते हैं और वहाँ प्रेयर करते हैं। लेकिन अभी एक द्वार खुला है और इतने सारे भीड़ हो रहे हैं, लोगों में बहुत दिक्कत हो रहा है जगन्नाथ जी को दर्शन करने में। तो वो काफी सालों से वो और 3 द्वार बंद है। और दूसरी बात ये है, जो जगन्नाथ जी का जो रत्न भंडार है, जहाँ बहुत सारे आपका ज्वेलरी है और जेमस्टोन से, तो पिछले 4 दशकों से बंद हुआ है। तो वो रत्न भंडार का चाबी कहीं खो गया है, सरकार ने बोला है कहीं खो गया है, और सरकार के पास डुप्लीकेट चाबी है। तो बीजेपी ने उसको इश्यू किया, किस अंडर व्हिच सर्कमस्टेंसेस, किस हालात से वो चाबी खो गया, और अगर चाबी खो गया तो डुप्लीकेट चाबी क्यों बनाया गया। अगर डुप्लीकेट चाबी बनाया गया तो रत्न भंडार कभी खुला है या नहीं है, ऐसे सवाल किए हैं। तो ऐसे एक इम्प्रेशन क्रिएट किए। आपका नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जितने सारे लीडर्स यहाँ आए, अमित शाह, they suspected that they suspected that रत्न भंडार might not be safe at this moment। तो लोगों में एक संदेश सृष्टि हुआ, क्योंकि जगन्नाथ अंडर दिस गवर्नमेंट, इवन लॉर्ड जगन्नाथ रत्न भंडार सुरक्षित नहीं है। तो वो बात लोगों को, क्योंकि यहाँ जितने उड़ीसा का जो अस्मिता है जगन्नाथ कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो लोगों ने सोचा, अगर वो जगन्नाथ जी का सुरक्षा नहीं कर पाते, जगन्नाथ जी का रत्न भंडार को सुरक्षा नहीं कर पाते, वो कैसे जी। हमारा सुरक्षा करेंगे। तो अच्छा जी। और जी जी, जगन्नाथ मंदिर और उससे जुड़े मुद्दे जो बीजेपी ने उठाए वो वोटर तक पहुंचे भी, और वो भी बीजेडी के अगेंस्ट गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही है, सेल्फ महिलाएं, कहा जाता था कि वो बीजेडी कार्डर बेस्ड पार्टी है और महिलाएं उसकी लॉयल वोटर्स रही, तो क्यों महिलाओं ने इस बार बीजेडी का साथ छोड़ दिया? देखिए, काफी सालों से महिलाओं ने आपका बीजेडी का एक सॉलिड वोट बैंक बने थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने आए और बहुत सारे केंद्रीय मंत्री यहाँ आए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बीजेडी गवर्नमेंट बोल रहा था हमारा क्रिएशन है, तो उन लोगों को समझाने के लिए कोशिश किए, ये हमारा क्रिएशन है, केंद्र सरकार ने पैसा दे रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, नवीन पटनायक ऐसा कुछ नया नहीं किया है।
और जैसे बीजेडी ने बोला है अगर बीजेपी आएगा तो खत्म हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट, ऐसा नहीं होगा और अच्छे ढंग से हम चलाएंगे। तो महिलाओं ने विश्वास किया क्योंकि वो मोदी का काम दिखे हैं। और दूसरी बात, महिलाओं के लिए इस बार बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो है, चुनाव घोषणा पत्र में एक नया स्कीम घोषित किया, वो है आपका सुभद्रा स्कीम। अंडर दैट स्कीम हर एक महिला को 50,000 कैश वाउचर मिलेगा और 2 साल में उसको खर्च करेंगे। तो महिलाओं के मन में एक विश्वास जो आया, क्योंकि मोदी बोलते हैं तो मोदी का वो बोलते तो उसका गारंटी है, तो 50,000 रुपया मिलेगा, हम खर्चा करेंगे। तो महिलाओं ने उसको विश्वास किया और दे साइडेड विथ बीजेपी दिस टाइम। जी, तो ये 4 बड़ी वजह रही, जैसा कि अक्षय जी भी बता रहे थे, जिसकी वजह से बीजेडी का इतना बुरा हाल हुआ और कहा जा सकता है कि नवीन पटनायक के युग का अंत हो गया। हालांकि वो पूरी कोशिश करें कि उनकी विरासत के लिए वो अगली पीढ़ी को तैयार करें और इसके लिए वो पंडियन को तैयार भी कर रहे थे, लेकिन पंडियन खुद ही बीजेडी के लिए मुद्दा बन गए और यहाँ तक इतना गुस्सा रहा वोटर्स का नवीन पटनायक के लिए कि उनकी जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से वो खड़े हुए थे कंटाबान जी, वहां से वो हार गए। और ये पहला मौका होगा जब नवीन पटनायक इस तरह से इलेक्टोरल प्रोसेस में पहली हार का उन्होंने सामना किया और अपने पहली कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने बहुत कम मार्जिन से जीत हासिल हुई है। और वो ये भी पहला मौका रहा कि वो इतने कम मार्जिन से अपनी पहली ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूंसी हिंजली से वो जीत पाए। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और समझाया कि उड़ीसा की जमीन में ये बदलाव क्यों आया है। शुक्रिया, एनडीटीवी से बात करें।